गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे जातिवाद के नकारात्मक एवं सकारात्मक प्रभाव की। तो हमने सकारात्मक प्रभाव पढ़ लिए थे कि जातिवाद के किस प्रकार से सकारात्मक प्रभाव निकलते हैं। दूसरे बात करते हैं जातिवाद के नकारात्मक प्रभाव कि जातिवाद से एक तो जातीय एकता एवं बंधुता की भावना में हानि होती है, यानी विभिन्न प्रकार की एक जाति आपस में मिलकर के अपने राष्ट्रीय हितों को अनदेखा करके अपने व्यक्तिगत हितों को अगर देखे तो दूसरी जाति के लोगों में वैमनस्य और एकता की जो बंधुत्व की भावना को क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और वो जाति उस जाति से वैमनस्य को करने लग जाते हैं। दूसरे सामाजिक वातावरण में ऐसा नहीं, समाज में जो अमन चैन का वातावरण है वह वातावरण समाप्त हो जाता है और सामाजिक जो वातावरण है वो बिल्कुल अशांत हो जाता है। इस तरह के राष्ट्रीय हितों को हानि, एक ही जाति के लोग अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय हितों को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें जातिवाद के राष्ट्रीय हितों की हानि होती है। रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना, यानी जातिवाद ज्यादा से ज्यादा रूढ़िवाद को क्या देता है, बढ़ावा देता है। अल्पसंख्यक जाति के लोगों में असुरक्षा की भावना, यानी जो वास्तव में जो कम जातियों के लोग हैं उनमें असुरक्षा की भावना क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। नेक्स्ट आपके जातिवाद आंदोलन हिंसक रूप ले लेते हैं। एक ही जाति के लोग अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपने मांगों के जब पूरी नहीं होते तो तोड़फोड़, धरना, आगजनी या अन्य प्रकार की हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं जिससे कि राष्ट्रीय हितों को नुकसान होता है। जातिवाद लोकतंत्र की भावना की क्या है, विरुद्ध है। अगर हम बात करें अपने यहाँ तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के होते जातिवाद वास्तव में लोकतंत्र की भावना की क्या है, विरोध है। यहाँ पर सभी लोगों को बिल्कुल समानता का अधिकार है वो दिया है। नेक्स्ट वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देना, यानी जातिवाद से आपने पढ़ाई की जातिवाद किस प्रकार से निर्णय प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देती है। तो प्रत्याशियों के चयन में हो चाहे मंत्रिमंडल के निर्माण में क्यों न हो, वोट बैंक की राजनीति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा वो दिया जाता है। ये आपके प्रश्न था कि जातिवाद किस प्रकार भारत की राजनीति को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जातिवाद के कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, तो नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव भी जातिवाद को देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सांप्रदायिकता। ये दूसरी सबसे बड़ी हमारी चुनौती है देश के सामने, सांप्रदायिकता। कि सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता आप देखते हो कि जब एक समूह है धार्मिक, संस्कृति एवं भाषाई आधार पर अपने को अलग वर्ग मानकर धार्मिक, संस्कृति आधार पर राजनीतिक मांग रखता है और अपनी मांगों को राष्ट्रीय और सामाजिक हितों से प्रभावित प्राथमिकता देता है, उसे क्या करें, सांप्रदायिकता करें। यानी एक वर्ग या एक समूह, एक समुदाय जो अपने आप को धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर दूसरे जो समूह वर्ग है उनसे अगर अलग देखता है, ठीक है, वो भी किसके आधार पर, धार्मिक, सांस्कृतिक आधार पर, ठीक है, और अपनी राजनीतिक मांग रखता है और अपनी मांगों को राष्ट्रीय और सामाजिक हितों से पहले प्राथमिकता देता है, उसे हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सांप्रदायिकता कहते हैं। इस सांप्रदायिकता का उदय अगर हम बात करें तो हमारे देश में ब्रिटिश शासन के समकालीन है, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश शासन था उस समय से देश में सांप्रदायिकता के बीज बोने वो शुरू हो गए थे। और इसके साथ साथ ब्रिटिश सरकार ने तो फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया था, जिससे कि और ये नीति अपनाई कि हिंदू और मुसलमान लड़ते रहे तथा वे अपना शासन आरंभ करते चले। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के निर्माण एवं विकास में जितना हाथ अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल का रहा है उतना ही हाथ हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच में राजनीतिक संघर्ष का भी रहा है। तो कहने का ये है कि हमारे यहाँ पर जो सांप्रदायिकता का उदय है वो सांप्रदायिकता का उदय ब्रिटिश शासनकाल की देन है वो देखी जाती है। तो ब्रिटिश शासन के समकालीन ही हमारे यहाँ पर सांप्रदायिकता के बीज है वो बोने शुरू हो गए थे। अब हम बात करते हैं कि सांप्रदायिक समस्या के क्या कारण, हमारे देश में सांप्रदायिक समस्या के क्या कारण है। सांप्रदायिक समस्या के कारण
कि हमारे यहाँ पर हिंदू मुसलमानों में आपस में जो टकरार है, जो संघर्ष है, जो विमर्श है, वो किस कारण से, आखिर क्या वो कौन कौन से कारण है जिसके कारण हमारे यहाँ पर सांप्रदायिक विमर्श देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात आती है विभाजन की कटु स्मृतियां। विभाजन की कटु स्मृतियां। विभाजन की कटु स्मृतियां। अब विभाजन की कटु स्मृतियों का मतलब जब देश का बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे को लेकर के विभाजन की कटु स्मृतियां, यानी मुस्लिम लीग, आपने पढ़ा होगा मुस्लिम लीग जो एक मुसलमानों का अलग से संगठन था, उसे मुस्लिम लीग कहते हैं। उसकी सीधी कार्रवाई ने देश में सांप्रदायिक विमर्श को चरम सीमा पर वो पहुंचा दिया था। और स्वतंत्रता के साथ ही देश का क्या हुआ, विभाजन हो गया और देश के विभिन्न भागों में हिंसा भी बढ़ हो गई। यानी मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की, या तो विभाजन कर दो या फिर हम तोड़ राजनीति, दंगा फसाद आदि वो करेंगे। तो इसके कारण उन्होंने ऐसा किया और साथ में देश में सांप्रदायिक झगड़े वो ज्यादा पनप गए थे, फैल गए थे। और इसी के साथ साथ देश का क्या हुआ, विभाजन भी हो गया। लाखों लोगों विस्थापित यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। और विभाजन में जो क्षेत्र पाकिस्तान का है, वहां से लाखों जो लोग थे वो अपना घर बार संपत्ति सब छोड़ करके और वहां से उनको भागना पड़ा। कई लोगों की हत्याएं हुई, कई परिवार की महिलाओं और लड़कियों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, परिवार बिछड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए। और इस प्रतिक्रिया भारतीय क्षेत्र में कहीं न कहीं देखने को, लेकिन आज भी उसकी जो प्रतिक्रिया है वो हमारे यहाँ पर कहीं न कहीं देखने को मिलती है। आम लोगों को अपनों के सामने इस प्रकार कतलेआम देखकर लोगों की स्मृतियों में वो बना। आज भी कई लोगों के मन मस्तिष्क पर विभाजन की जो स्मृतियां हैं वो अपने ही लोग आंखों के सामने अपने ही लोगों का वध कर देना, हत्या कर देना, कतलेआम कर देना, उनकी स्मृतियां आज भी लोगों के मन मस्तिष्क पर वो बनी हुई है। तो इस मानसिकता के कारण जब भी छोटी से छोटी कोई घटना होती है तो वह एक बड़ा आकार वो ले लेती है। और घटना से प्रभावित लोगों के परिवार आज भी उस भयावह घटना को भुला नहीं पा रहे हैं। जब भी मान लो देश के सामने कोई छोटी सी घटनाएं होती है आपस में, तो उस घटना को एक बड़ा रूप ले लेता है, क्योंकि विभाजन की जो स्मृतियां वो आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में वो ठहरी हुई है। तो सबसे पहली बात आती है कि सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण विभाजन की कटु स्मृतियां, कि देश का विभाजन भी हमारे यहाँ पर सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था। और उस समय की जो स्मृतियां थी वो आज भी लोगों के मन मस्तिष्क पर वो बनी हुई। दूसरे राजनीतिक दलों द्वारा निहित स्वार्थों के लिए पृथक्करण की भावना, तो देखो कई बार स्वतंत्रता प्राप्ति व विभाजन से पूर्व भी और पश्चात भारत में कई ऐसे राजनीतिक दल और राजनीतिक संगठन हुए हैं जिनका गठन धार्मिक आधार पर हो हुआ, यानी स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी कई ऐसे राजनीतिक दल है जिनका गठन धार्मिक भावना के आधार पर किया गया, जैसे जमात इस्लाम, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए इत्तेहाद मुस्लिम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एवं विद्यार्थी संगठन सिमी। ये ऐसे प्रमुख संगठन हैं जिनका गठन स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद धार्मिक आधार पर किया गया। तो दुर्भाग्यवश इन संगठनों ने अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए धार्मिक आधार पर राजनीति करना प्रारंभ कर दिया। ये जो भी संगठन है, चाहे मुस्लिम लीग हो या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हो या आपके जमात इस्लाम हो, ठीक है, इन सभी संगठनों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए धार्मिक आधार पर राजनीति करना प्रारंभ कर दिया, जिससे एक वर्ग विशेष में अलगाववाद की प्रवृत्ति को दिखाई देती है। यानी एक ऐसा वर्ग बन गया जो अपने आप को दूसरे वर्गों से अलग ही वो मानता है, महसूस करता है, और इस अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त होकर देश की एकता और अखंडता को गंभीर चुनौती भी दी है। वर्तमान समय में सभी वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़े रखना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, चाहे मुस्लिम
जब मजलिस ए इत्तेहाद है या जमात इस्लाम है, ये जो जितने भी जो संगठन है ये धार्मिक आधार पर है और अपने हितों को ज्यादा प्राथमिकता देते हुए राष्ट्रीय हितों को गौण समझ करके और उन्होंने धार्मिक आधार पर अपना कार्य करना हो शुरू कर दिया। तीसरा कि मुसलमानों की आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है। मुसलमानों का आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ। तो देखो ब्रिटिश काल से ही मुसलमान शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो नौकरियों में, व्यापार एवं उद्योग धंधों में इनकी स्थिति बिल्कुल भी नहीं सुधर पाई है और मुस्लिम समाज का आधुनिकीकरण वो नहीं हो पाया। इससे उनमें क्या बढ़ा है, असंतोष बढ़ा है और जिसका फायदा राजनीतिक महत्वाकांक्षा से युक्त लोगों ने उठाया। यानी मुस्लिम समाज के लोगों को ब्रिटिश काल से और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद भी इनका इतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। तो राजनीतिक दृष्टि से ये लाभ उन लोगों ने उठाया जो वास्तव में महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने मुसलमान समाज के विकास करने के बजाय असंतोष को और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया। यानी उन लोगों ने मुस्लिम समाज का विकास करने के बजाय उनकी महत्वाकांक्षाओं को और अधिक वो बढ़ाया। अब तक जो नेता एवं पार्टियां मुस्लिम राजनीति के केंद्र में रही है, उन्होंने मुसलमानों को अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए मुद्दे को दायरे से बाहर निकालने नहीं दिया और बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने और उन्हें शिक्षा और आधुनिकता से जोड़ना आज के माध्यम वो आवश्यक। कहने का अर्थ है कि मुसलमानों का विकास करने के लिए उनमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रसार किया जाए, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में वो जोड़ना अति आवश्यक है। तीसरा चौथा पॉइंट आपके पाकिस्तानी प्रचार एवं षड्यंत्र। पाकिस्तानी प्रचार एवं षड्यंत्र। देखो पाकिस्तानी मीडिया भी हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ा चढ़ा करके और मुसलमानों के विरुद्ध योजनाबद्ध षड्यंत्र की तरह से प्रचार को करा। कहते हैं कि पाकिस्तानी जो मीडिया है वो भी काफी हिंदू मुसलमान तनाव को बढ़ा चढ़ा करके और मुसलमानों के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से अपना प्रचार प्रसार वो कर रहा है। अशिक्षित नहीं, शिक्षित मुसलमान भी उनके बहकावे में आकर पाकिस्तान को अपना हृदय से वो मान लेते हैं कि बाद में रहने वाले जो शिक्षित मुसलमान हैं वो भी पाकिस्तानी मीडिया के बहकावे में आकर के और यहाँ अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मार्च 1993 की बम्बई बम विस्फोट की घटना पाकिस्तानी षड्यंत्र का ही परिणाम थी, जिसका उद्देश्य मुसलमानों में खूनी संघर्ष हो पैदा करना। यानी 1993 में जो मुंबई में जो बम विस्फोट की जो घटनाएं हुई उसके पीछे यही कारण था कि मुसलमानों में खूनी संघर्ष पैदा करना और पाकिस्तान कश्मीर में भारतीय सेनाओं को मुसलमानों पर अत्याचार के लिए क्या करता है, प्रेरित करता रहता है। अगर हम कश्मीर में भी देखें तो पाकिस्तान है वो अपनी सेना को भारतीय जो सेना है उन सेनाओं पर मुसलमानों या भारतीय जो मुसलमान उन पर अत्याचार करने के लिए अपने आप को प्रचारित वो करता रहता है। तो पाकिस्तान के द्वारा जो प्रचार या प्रसार किया जाता है उसमें भी एक षड्यंत्र वो देखा जाता है। अगला आपकी सरकार की उदासीनता। सरकार की उदासीनता। तो देखो सरकार व प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही के कारण कई बार सांप्रदायिक दंगे वो विशाल रूप से भड़क जाते हैं और छोटी सी घटना भी एक बड़ा रूप ले लेता है। कई बार सरकार छोटे छोटे घटनाओं के प्रति उदासीन रहती है और यही उदासीनता कई बार सांप्रदायिक घटनाओं के रूप में वो ले लेते हैं जो वास्तव में एक बड़ा कारण वो बन जाते हैं। नेक्स्ट हमें दलीय राजनीति। दलीय राजनीति या चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति
देखो सांप्रदायिकता की समस्या के लिए हमारे यहाँ पर राजनीतिक दलों के संकुचित दलीय हितों की राजनीति की जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल है जो कई क्षेत्रों के आधार पर, भाषा के आधार पर या अन्य धार्मिक संगठनों के आधार पर वो बने हुए हैं। तो इनके संकुचित जो दलीय हित है, हितों की राजनीति है, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानी जाती है। कई राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए सांप्रदायिक विमर्श को बढ़ावा देने लग जाते हैं। 1950 से लेकर अब तक जितने भी दंगे हुए हैं उनमें से अनेक का परोक्ष कारण दलीय एवं भूतिय राजनीति ही रही है। कहते हैं 1950 से लेकर अब तक जितने भी दंगे हुए हैं उन दंगों में सबसे ज्यादा परोक्ष रूप से राजनीतिक दलों की गुटनीय राजनीतिक नीति वो रही है। इसके साथ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आते हैं तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति तुष्टीकरण की नीति देखिए, तुष्टीकरण की नीति कि सरकार द्वारा वर्ग विशेष के वोटों के लिए उनकी उचित मांगों उचित अनुचित मांगों को मानना, यानी सरकार द्वारा एक वर्ग विशेष के वोटों के लिए किसी भी प्रकार की उचित और अनुचित मांग को मान लेना, उन्हें विशेष रियायत और विशेष अधिकार देने के कारण अन्य संप्रदाय में ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है और स्वाभाविक है। यानी मानो सरकार किसी एक वर्ग विशेष के वोटों के लिए अगर उनकी उचित और अनुचित मांगों को मान लेती है, उनको कुछ विशेषाधिकार दे देती है, तो स्वाभाविक है कि दूसरे जो संप्रदाय है या जो दूसरे वर्ग है, समूह है, उनमें विमर्श की भावना उत्पन्न होगी। ऐसी गतिविधियां विभिन्न संप्रदायों में आपसी तनाव पैदा करती है, जिसमें तुष्टीकरण के कारण विशेष रियायतें दे दी जाती है। यानी एक वर्ग विशेष को ज्यादा महत्व दिया जाता है दूसरे वर्गों की अपेक्षा। वे वर्ग फिर उनको अपना अधिकार मान लेते हैं और जिससे दूसरे वर्गों में क्या होता है, असंतोष पैदा होने लग जाता है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो तुष्टीकरण की नीति ही सांप्रदायिकता की सबसे बड़ी वो मानी जाती है कि एक वर्ग विशेष को ज्यादा से ज्यादा महत्व वो दिया जाता है। नेक्स्ट आपके वोट बैंक की राजनीति। नेक्स्ट आपकी वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक के कारण भी अगर हम देखें तो कुछ राजनीतिक दल किसी वर्ग विशेष को अपना वोट बनाने हेतु उसके सभी सही और गलत कदमों का समर्थन कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि कई राजनीतिक दल हैं वो वोट बैंक के लिए यानी ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त करने के लिए उन लोगों के जो उचित और अनुचित निर्णय हैं उनको भी उनका समर्थन कर लेते हैं और प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे राजनीतिक दल दूसरे वर्ग का समर्थन कर देते हैं। यानी एक राजनीतिक दल एक जाति के लोगों को तो दूसरा राजनीतिक दल दूसरे जाति के लोगों का समर्थन करता है और ऐसे में उन लोगों में आपस में वैमनस्य और कटुता वो बढ़ जाती है। और वोट बैंक की राजनीति के कारण ही वर्ग विशेष को अन्य की अपेक्षा कुछ विशेष दे दिया जाता है, जो समाज में तनाव पैदा करना स्वाभाविक है। तो वोट बैंक के कारण ही एक समूह के लोगों को कुछ विशेष दे दिया जाता है अन्य समूह से और इसी के कारण उस दूसरे समुदाय में वैमनस्य या कहीं की तनाव या समस्या वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपकी विदेशी धन। कि विदेशी धन है वो किस प्रकार सांप्रदायिकता को बढ़ावा वो देता है। तो देखो, तेल की आय से संपन्न खाड़ी देश, आपने देखा खाड़ी देशों में तेल की भरपूर मात्रा है, साथ साथ मुस्लिम संगठनों को तथा यूरोपीय देशों से ईसाई संगठनों से भारी मात्रा में धन प्राप्त होता है तथा वह धन उनके से आर्थिक विकास में खर्च न होकर सांप्रदायिकता फैलाने में, धार्मिक परिवर्तन में खर्च किया जाता है। कहते हैं कि जैसे मान लो कि आपके जो खाड़ी राष्ट्र संपन्न खाड़ी राष्ट्र है, यूरोपीय राष्ट्र है और इसके साथ साथ जो ईसाई संगठन है, भारी मात्रा में धन इनसे प्राप्त होता है और वो धन शिक्षा में या आर्थिक विकास में खर्च न करके और उनमें सांप्रदायिकता फैलाने में ज्यादा वो खर्च किया जाता है। तमिलनाडु में अगर देखें तो हरिजन वर्ग को इस प्रकार धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रेरित करना एक ऐसा ही कदम था। तमिलनाडु में जो हरिजन वर्ग था उन हरिजन वर्ग को धर्म परिवर्तन करवाने का कारण ऐसा ही माना
जाता है। ये परिस्थितियां सांप्रदायिक तनाव को पैदा करती है। तो कहने का अर्थ है कि हमारे यहाँ पर जो सांप्रदायिकता के जो कारण है, वे किन किन कारणों से हमारे देश में सांप्रदायिकता वो पनपती है। तो ये कारण है जिनके माध्यम से सांप्रदायिकता पनपती है। तो ये सभी जो कारण है, इन कारणों से हमारे देश में सांप्रदायिकता के बढ़ते तनाव या संघर्ष देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं कि ये जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता से हमारे यहाँ पर कौन कौन से दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। सांप्रदायिक जो समस्या है, वो सांप्रदायिक समस्या के कौन कौन से दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, यानी आज देश के अंतर्गत वो क्या क्या दुष्परिणाम निकले हैं सांप्रदायिकता के, किस प्रकार से, जिस प्रकार आपने जातिवाद के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार सांप्रदायिकता के भी हमें दुष्परिणाम देखने को मिले। तो सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम, सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। तो बात करें कि सांप्रदायिकता के कारण न सिर्फ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा पैदा हुआ है, बल्कि विकास की प्रक्रिया भी क्या होगी, अवरुद्ध होगी। वे जब दो वर्गों में, दो जातियों में आपस में अगर मान लो युद्ध की स्थिति बनी रहती है, तनाव की स्थिति बनी रहती है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वहां पर विकास नहीं होता, वहां पर अमन और शांति और चैन का वातावरण पैदा नहीं हो सकता। वहां पर विकास की जो प्रक्रिया वो भी क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। तो सबसे पहला हमारे यहाँ सांप्रदायिक का दुष्परिणाम है आपसी द्वेष। आपसी द्वेष, यानी सांप्रदायिकता से आपसी द्वेष सबसे ज्यादा देखने को मिला है। तो देखो, सांप्रदायिकता के कारण समाज में फूट पड़ गई है, जिसके कारण आपसी द्वेष और अविश्वास पैदा हुआ है। समाज में आपसी जो समझता की जो भावना है वो नहीं रही है, और कई छोटी सी जो घटना वो भी भयंकर सांप्रदायिकता का रूप वो ले लेती है। छोटी छोटी जो घटनाएं हैं वो भी एक बड़े सांप्रदायिकता का रूप वो ले लेती है। तो कई दो धार्मिक समुदायों में किसी प्रकार से अमन और चैन का वातावरण नहीं बन पाया। तो इसी कारण कहते हैं कि आपसी द्वेष होने के कारण विकास की जो प्रक्रिया क्या हो गई है, अवरुद्ध हो गई है। दूसरा है आर्थिक हानि। देखिए, सांप्रदायिकता से समाज में अशांति का माहौल बना रहता है, संघर्ष का, तनाव का माहौल बना रहता है, जिसके कारण विकास नहीं हो पाता, और विकास न होने के कारण लोगों को आर्थिक हानि का नुकसान उठाना पड़ता है। तो सांप्रदायिक दंगे भड़कने पर भयंकर विनाश होता है, गाड़ियां जला दी जाती है, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान कर दिया जाता है। दंगों के कारण कर्फ्यू वगैरह कई जगह पर कई दिनों तक बाजार बंद रहते हैं, ठीक है। इसके कारण लोगों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। भूख, यहाँ तक कि भूखमरी की नौबत आ जाती है। आतंकी बुरहान की मौत के बाद कश्मीर के बाजार महीनों तक बंद रहेंगे। एक आतंकी के मारे जाने पर कश्मीर के जो बाजार थे कई दिनों तक बंद रहे थे, और बंद होने के कारण ही लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना भी पड़ा था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सांप्रदायिक समस्या है जो आर्थिक विकास, शांति एवं व्यवस्था, आर्थिक विकास और शांति व्यवस्था में हो सकता है, आपसी तनाव और विपन्न में नहीं हो सकता है। तीसरा अगर बात करें तो है प्राण हानि। प्राण हानि, देखो, सांप्रदायिक दंगों से आर्थिक नुकसान तो उठाना ही पड़ता है, और आर्थिक नुकसान के साथ साथ में प्राण हानि भी होती है। सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, हजारों घर उजाड़ दिए जाते हैं। रांची है, श्रीनगर है, वाराणसी, अलीगढ़, हैदराबाद, मेरठ, बम्बई आदि के दंगों से उदाहरण है कि जिनमें मरने वालों के अलावा हजारों लोग आज अपंग और अपाहिज भी हो गए। तो कहने का अर्थ है कि सांप्रदायिक झगड़ों के कारण, आपसी विमर्श के कारण आर्थिक हानि के साथ साथ में जान भी जोखिम में चली जाती है। तो कई जगह जहां पर भी ये सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उन सांप्रदायिक दंगों से कई लोग मरे हैं, तो कई लोग अपंग और अपाहिज भी हो गए। राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, देखिए, राजनीतिक अस्थिरता का कारण यह है कि सांप्रदायिक समस्या के कारण ऐसी राजनीतिक समस्याएं पैदा हो गई है जिसके कारण सरकारें अस्थिर हो गई है, ठीक है ना। और स्थायी सरकार, अस्थायी सरकार स्थायी विकास के कार्य भी नहीं कर पाती, क्योंकि सांप्रदायिक झगड़े होते हैं, तनाव संघर्ष पैदा हो जाते हैं। सरकारें जो स्थायी तो को प्रदान करती है वो अस्थायी हो जाती है, और अस्थायी सरकारें कभी भी विकास के कार्य संभव नहीं कर पाती। वह सदा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहती है।
होती है और जिससे विकास कार्यों में पर्याप्त धन भी खर्च हो नहीं, पर्याप्त ध्यान हो नहीं दे पाती, यानी सरकारें अपने स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ध्यान भी नहीं दे पाती है। राष्ट्रीय एकता में बाधा, राष्ट्रीय एकता में बाधा, हमारा देश एक बहुआयामी देश है और इसमें अनेक संप्रदायों के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। देश में शांति व्यवस्था के साथ विकास के लिए सबको मिलजुल करके रहना आवश्यक है, लेकिन उग्र सांप्रदायिक भावनाएं एकता को पनपाने नहीं देती है, जिससे कारण राष्ट्रीय एकता में क्या पहुंचती है, बाधा पहुंचती है। यानी हमारे यहाँ विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं, धर्मों के लोग रहते हैं, संगठनों समुदाय के लोग रहते हैं, तो जरूरी की राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए सभी में एक समान योगदान है, ठीक है। लेकिन जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, ठीक है, और सांप्रदायिक के कारण राष्ट्रीय एकता में क्या पहुंचती है, बाधा पहुंचती है। नेक्स्ट आपके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। देखिए सामुदायिक राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को नष्ट कर देती है और जिसके कारण देश में शांति व व्यवस्था नहीं रह पाती है और इसके लिए जरूरी है कि सभी को मिलकर के साथ रहना चाहिए, तभी राष्ट्रीय सुरक्षा भावना को रह सके। यानी सभी समुदायों के लोग आपस में जब भाईचारे की भावना से रहेंगे तो राष्ट्रीय एकता को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट आपके औद्योगिक एवं व्यवसायिक विकास में बाधा, व्यवसायिक विकास में बाधा। देखो देश का औद्योगिक एवं व्यवसायिक विकास शांति एवं सुव्यवस्था में ही हो सकता है। ये तो हम सब जानते हैं कि देश का विकास करना है तो हमें अमन और शांति का वातावरण तैयार करना होगा। इसके बिना देश में औद्योगिक और व्यवसायिक विकास नहीं किया जा सकता है। अशांति एवं हिंसा के वातावरण में कहीं पूंजीपति अपना धन नहीं लगाएंगे। जहाँ पर अशांति का माहौल होगा, जहाँ पर विभिन्नता का माहौल होगा, वहां पर जो देश के पूंजीपति है वो अपना धन खर्च नहीं कर पाते हैं और ऐसे में सांप्रदायिक अशांति देश का औद्योगिक विकास अवरुद्ध कर, जहाँ पर सांप्रदायिक अशांति होती है वहां पर देश का औद्योगिक और व्यवसायिक विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो विकास शांति और सुव्यवस्था में हो सकता है। पंजाब में पहला इसी प्रकार की अशांति ने पंजाब को आर्थिक विकास के पथ पर कई वर्ष पीछे, पंजाब में जो अशांति फैली थी उस अशांति के कारण आज हम देखते हैं कि पंजाब कई वर्षों क्या हो गया, पीछे वो चला गया। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो ये बताते हैं कि सांप्रदायिकता से बहुत बड़े दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इस सांप्रदायिकता की समस्या को दूर कैसे किया जा सकता है, सांप्रदायिकता के वो कौन समस्या को दूर करने के वो कौन कौन से उपाय है जिनके माध्यम से हम सांप्रदायिकता को दूर कर सकते हैं। तो सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं, उन उपायों के माध्यम से हम सांप्रदायिकता को दूर कर सकते हैं। देखो सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय, सबसे पहला उपाय है सरकार के द्वारा आदर्श बातों के बजाय सैद्धांतिक आदर्श बातों के बजाय व्यवहारिक विचारों पर बल दिया जाए।
दूसरा आपके शिक्षा में नैतिक, शिक्षा में शाश्वत नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ा जाए। तीसरा के धर्म के आधार पर किसी भी धार्मिक वर्ग को विशेष रियायतें न दें। तुष्टीकरण की नीति का परित्याग करें। तुष्टीकरण की नीति का परित्याग करें। पांचवा आपके अल्पसंख्यक समुदाय, में सुरक्षा की भावना का विकास करें। नेक्स्ट आगे सरकार को अपनी भाषा नीति ठीक करनी चाहिए। सरकार को अपनी भाषा नीति ठीक करनी चाहिए। शिक्षा का उचित प्रचार प्रसार किया जाए। तो ये कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनके माध्यम से सांप्रदायिकता को दूर किया जा सकता है कि भाई इन सभी अगर हम सुझावों को अपनाएं तो निश्चित रूप से सांप्रदायिकता को दूर किया जा सकता है। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए सरकार ने समय समय पर कई कमेटियां भी बनाई हैं, जिन कमेटियों के माध्यम से उन कमेटियों ने सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए कई प्रकार के सुझाव दिए हैं और उन सुझावों के माध्यम से सांप्रदायिकता को कम करने का प्रयास भी किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन सी कमेटियां सरकार के द्वारा बनाई गई है और उन कमेटियों ने क्या क्या सुझाव दिए हैं। तो सबसे पहले बात आती है आपके सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी प्रतिवेदन, सच्चर कमेटी प्रतिवेदन ये आपके 2006 के अंतर्गत दिया गया था। सच्चर कमेटी प्रतिवेदन तो इस सच्चर कमेटी ने यह बताया कि भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने व उनमें सुधारने के लिए कुछ सुझाव भी दिए थे। न्यायाधीश राजेंद्र सिंह सच्चर की अध्यक्षता में न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर सिंह सच्चर इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी और इन्होंने सच्चर कमेटी ने मुसलमानों की स्थिति का अध्ययन कर कुछ सुझाव भी दिए थे, जिसके तहत अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए
और उनके विकास के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम तय किए। कितने सूत्री कार्यक्रम? 15 सूत्री कार्यक्रम। 15 सूत्री कार्यक्रम तय किया गया और इसमें ये बताया गया था कि भाई इसमें सर्व शिक्षा अभियान, मुस्लिम बालिकाओं के लिए सुविधाएं आदि वो की जाए और इसके साथ साथ तत्कालीन केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग के कोटे से 4.5% आरक्षण अल्पसंख्यकों को देने का निर्णय भी किया, जो पहले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण को अस्वीकार किया गया। हमारे यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि धर्म के आधार पर किसी भी जातीय समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो इस सत्तर कमेटी ने सांप्रदायिकता के कुछ कारण भी बताए हैं, जिसमें अंग्रेजों की फूट डालो और राजपूतों की नीति, मुसलमानों का शैक्षणिक आर्थिक पिछड़ापन और पृथकता की भावना, पाकिस्तानी प्रचार और सरकारी उदासीनता, दलीय राजनीतिक तुष्टीकरण की नीति, वोट बैंक की राजनीति या विदेशी धन आदि, ये है जो मुसलमानों में सांप्रदायिकता की भावना का प्रचार प्रसार वो करते हैं। तो इन सभी के कारण इस सत्तर कमेटी ने कहा था कि ये जो 15 सूत्री कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों के माध्यम से अगर मुसलमानों में शिक्षा को और बढ़ावा दिया जाए, यहाँ की वहाँ की बच्चों महिलाओं को भी अगर शिक्षित किया जाए तो निश्चित रूप से सांप्रदायिकता की जो भावना है वो कुछ हद तक कम वो की जा सकती है। तो सांप्रदायिकता हमारे देश के लिए सांप्रदायिकता है वो हमारे देश के लिए काफी घातक वो हो सकती है। अगर समय रहते हुए सांप्रदायिकता को दूर नहीं किया गया तो निश्चित रूप से सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ा हमारे लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती वो बन सकती है।